हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं सेम 5 का डीएससी और इसमें आज हम करेंगे इन द प्रिजन ऑफ रिपोज, जिसको लिखा है पॉलो कोएल्हो ने। तो स्टार्ट करते हैं, अपने ऑथर के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो ये बॉर्न हुए थे ब्राज़ील में और इनके जो पेरेंट्स थे बहुत स्ट्रिक्ट थे और एज अ टीनेजर ये बहुत रिबेलियस टीनेजर थे। तभी इनको इनके पेरेंट्स ने नहीं समझा और इनको मेंटल इंस्टीट्यूशन में डाल दिया। तो ज़्यादातर हम देखते हैं इनके वर्क्स में स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डिस्कवरी, ये सब इनकी थीम्स होती हैं ज़्यादातर इनके वर्क्स में। और कोएल्हो जो हैं ज़्यादातर हर एक अपने वर्क में फ्रीडम ज़रूर मेंशन करते हैं, या बुक्स में या फिर के स्पीचेस में ज़रूर फ्रीडम, क्योंकि इनको कभी फ्रीडम नहीं मिली एज अ चाइल्ड। तो इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे कि द अल्केमिस्ट, ब्राइडा, वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई, द ज़हीर। और आज हम एक और इनका बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क और बहुत फेमस वर्क करने वाले हैं, इन द प्रिजन ऑफ रिपोज। तो इसका बैकग्राउंड में देती हूँ क्या है। बेसिकली 1965 में कोएल्हो के पेरेंट्स ने इनको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया, प्रिटेंड करते ही नहीं ये तो एक मेडिकल चेकअप है, अस्थमा चेकअप है, क्योंकि वो वरी हो गए थे। क्योंकि एज अ टीनेजर कोएल्हो को राइटर बनना था, थिएटर आर्टिस्ट बनना था, तो उनको लगा ये तो पागल है, ये चीज़ें कौन करता है। तो डॉक्टर ने सोचा कि इसको हमें सोशल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए इसको, और इसको कुछ ड्रग्स दे दिए इनको काम करने के लिए। फिर से 1966 में इनके पेरेंट्स ने एक और हॉस्पिटल में भेज दिया जहाँ पे ये 20 ईयर्स तक रहे थे। मतलब जब 20 ईयर्स के तक वहाँ पे रहे थे। इन्होंने एस्केप करना भी ट्राई किया बट इनके पास मनी नहीं थी, इसलिए कहीं नहीं जा पाए, ये मेंटल इंस्टीट्यूट में ही रुक गए ये। कोएल्हो बाद में लिखते हैं कि वो क्रेज़ी नहीं थे, वो क्रेज़ी थे राइटर बनने के लिए, और इनके पेरेंट्स को कभी समझ नहीं आया इनका जो मेन पर्पस था लाइफ का। तो 1999 में ब्राज़ील ने एक लॉ पास किया जहाँ पे अननेसेसरी ऐसे एडमिशन्स को प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसे कोई एडमिशन नहीं होगा बेकार मेंटल इंस्टीट्यूशन में। वापस जो जायज़ चीज़ें हैं, जायज़ लोग हैं, उनको ही जाने देंगे जिनको असलियत में कोई प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर से, अपनी शॉर्ट स्टोरी से। तो बेसिकली डायरी राइटिंग क्या होती है? हम डायरी तब लिखते हैं जब हमें कुछ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हो। जो राइटर है, जैसे हम राइटर है हमारे लिए, किसी और के रीडिंग तो नहीं होता वो। तो कोएल्हो के केस में वो अपने इमोशंस जो डिफ़िकल्ट टाइम्स में, मतलब मेंटल इंस्टीट्यूशन में जो एक्सपीरियंस करते थे वो लिखते थे, जैसे फियर, एंजाइटी, लोनलीनेस, सैडनेस, ये सब के बारे में वो लिखते थे अपनी डायरी में। अब वो कुछ इवेंट्स लिखते हैं जैसे कि वेडनेसडे 20 जुलाई को क्या हुआ था उनके साथ, कि कोएल्हो ने अपने 5 शॉर्ट डायरी एंट्रीज लिखी थी। तो ये लिखते हैं वो मॉर्निंग से इवनिंग तक अपनी डायरी एंट्री। इस दिन वो उठे थे 8 AM को और उनको बोला था ड्रेस अप हो जाओ। फिर उनको साइकेट्रिक हॉस्पिटल लेके गए थे। वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक थिन यंग मैन है, ऐसे कुछ लंबे बालों के साथ। वो 9th फ्लोर पे उनको लेके गए थे हॉस्पिटल में, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो पहले भी रह चुके 1965 में। अब ये न्यू रीज़न क्या था कि जो वो लेट नाइट आउट रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और उनके फादर ने मना किया था नो नाइट आउट्स, बट वो नाइट आउट उन्होंने किया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और जब वो घर आए तो उनको पता चला कि उनके पापा ने उनके लिए खोला ही नहीं था उनके लिए दरवाज़ा। इससे उनके घर में आर्ग्यूमेंट हो गई उनके पेरेंट्स के साथ। अब वो रिग्रेट करते हैं उनको घर वापस जाना नहीं चाहिए था कभी, और क्योंकि उसकी वजह से उनको यहाँ पे अब रुकना पड़ रहा है। हॉस्पिटल का माहौल कोएल्हो डिस्क्राइब करते हैं कि और भी पेशेंट्स हैं फ्लोर पे, बहुत सैड हैं, सबका चार्म लॉस हो गया है। उनका एक रूममेट भी है जो हमेशा डेथ के बारे में सोचता रहता है, उसके अंदर कोई होप ही नहीं है। कोएल्हो बहुत डिस्टर्ब है यंग मैन से जो कि हॉस्पिटल में 2 साल से रह रहा है और बहुत खुश है यहाँ पे रह के। वो उसने मान लिया है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे हूँ तो हूँ,
उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब वो फियर करते हैं कि वो उसकी तरह ना बन जाए, कि वो खुश हो जाए एकदम यहाँ की लाइफ से। और उनकी जो फ्रीडम है, कि उनके अंदर जो चाहत है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, वो ना निकल जाए उनके अंदर से। तो वो बोलते हैं मैं स्ट्रॉन्ग ही रहूँगा, मैं गिव अप होप नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट डायरी एंट्री लिखते हैं वो थर्सडे 21 जुलाई की। इस दिन पर पॉलो ने 4 डायरी एंट्रीज लिखी हैं, और इस रात से पहले उनको कुछ मेडिकेशंस दी गई थी सुलाने के लिए। उनका जो रूममेट है वो हमेशा पूछता है बाहर कैसी चीज़ें चल रही हैं। इसका मतलब पॉलो को लगता है कि अभी भी वो कनेक्ट करना चाहता है उनका रूममेट हॉस्पिटल के बाहर की चीज़ों से। और कॉलो ने बाहर की अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात की फ़ोन पे, वो हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग सैडनेस की अपनी गर्लफ्रेंड से। उसे लगता है, कॉलो को लगता है कि वो डिफरेंट है यहाँ के पेशेंट से, क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब ही लोग हैं बिहेवियर के साथ। कॉलो एक कोट करते हैं लाइन क्राइस्ट के क्रॉस से, माई गॉड वाई हैव यू फोरसेकन। मतलब वो बोलते हैं कि उन्हें कितना लॉस्ट फील कर रहे हैं यहाँ पे, अलोन फील कर रहे हैं यहाँ पे। वो ये दिखाना चाहते हैं इन लाइन से। अब उन्हें फ्रीडम चाहिए, वो ड्रीम करते हैं अपने सपनों में ऐसे कि वो सनराइज़ देख रहे हैं, हॉर्स देख रहे हैं, राइड कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, खुश हैं वहाँ पे। और अब वो ईगरली वेट करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड का 2:45 तक, बट वो आई नहीं। फ्राइडे 22 जुलाई को क्या होता है, इस दिन पोलो 4 डायरी एंट्रीज लिखते हैं। फिर से वो नोटिस करते हैं कि वो सो इसलिए रहे हैं क्योंकि वो रियलिटी नहीं देखना चाहते कि वो असाइलम में हैं। वो हमेशा सोते रहना चाहते हैं, बट वो बोलते हैं ऐसा कोई हेल्प ही नहीं करेगा, मैं रियलिटी से कब तक भागूंगा। फ्लेवियो जो उनका रूममेट है वो बताता है अपने रिलेशनशिप के बारे में कि जो उनका लवर है, उसका लवर है फ्लेवियो का, वो एफेमिनेट है, मतलब उसमें कुछ फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं, बॉय में फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं। कॉलो देखता है कि जो फ्लेवियो है उसका मूड बहुत चेंज होता रहता है, मतलब कभी ठीक ठाक बिहेव करेगा, कभी बहुत ही अजीब बिहेव करेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब कॉलो 2 और लोगों का मेंशन करते हैं असाइलम के। एपियो, जो इसको लगता है कि जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था उसे फंड किया था अमेरिकन्स ने। और ये एक और यंग मैन को डिस्क्राइब करते हैं जो कॉलो के एज का, जो हमेशा लोगों को हंसाता रहता है, वो ठीक है यहाँ पे असाइलम में रहने पे। नेक्स्ट डायरी एंट्री लिखते हैं वो सैटरडे 23 जुलाई की। अब आई उनके असाइलम में रहनी उनकी गर्लफ्रेंड, तो उनकी कन्वर्सेशन में बोलती है अब मैं मंडे को आऊँगी मिलने। तो बोलता है हाँ ठीक है, मैं वेट करूँगा, जल्दी आना। संडे को नेक्स्ट डायरी एंट्री लिखते हैं वो संडे को बहुत वो लोनली फील कर रहे हैं, और उन्हें ये लोनलीनेस अंदर से खाई जा रही है, उन्हें बहुत वर्थलेस फील हो रहा है क्योंकि वो बाहर किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे इधर। तो उन्हें लगता है हर दिन सेम ही है, ना कोई चेंज, वही रूटीन चल रहा है उनका। तो उन्हें कनेक्टेड रहने के लिए आउटसाइड वर्ल्ड से, तो उनके पास फ़ोटो है अपने गर्लफ्रेंड की, रेनी की, और कुछ सिगरेट्स हैं जिससे उनको लगता है कि कंफर्ट चीज़ देती है, और उन्हें लगता है कि हाँ मैं कनेक्टेड हूँ थोड़ा बहुत बाहर की चीज़ों से, और उन्हें फील होता है कि हाँ उन्हें बाहर निकलना है अब यहाँ से। उन्हें यहाँ पे होप मिलता है इन 2 चीज़ों से। नेक्स्ट डायरी एंट्री लिखते हैं वो मंडे को 25 जुलाई को। इस दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड की विज़िट के लिए वेट कर रहे हैं, और जो उसका विज़िट है, उसका लव है, उससे ही उनको होपफुल फील होता है और उनको थोड़ा बेटर फील होता है, कंफर्ट मिलता है ऐसी जगह पे। नेक्स्ट सारी एंट्री होती है संडे 31 जुलाई की। कॉल्हो की इस दिन एक पोएम होती है जो कि 9th रैंक मिली होती है आउट ऑफ 2500 एंट्रीज एक पोएट्री कंपटीशन में। वो बहुत अपने पे प्राउड फील करे, एक्साइटेड एकदम हो जाता है, विश करते हैं काश मैं बाहर होता और सबको ये अचीवमेंट दिखाता। जिनको इनकी अचीवमेंट्स पे डाउट है, इनके पेरेंट्स वजह से डाउट है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे भेज दिया। नेक्स्ट आइडेंट लिखते हैं वो सैटरडे 6 जुलाई। कॉल्हो अपनी गर्लफ्रेंड रेनी को लिख रहे हैं कि बोलते हैं मुझे तुम्हारा बहुत सपोर्ट चाहिए क्योंकि मेरी आइडेंटिटी और पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है इतने सारे शॉक ट्रीटमेंट्स की वजह से और इंसुलिन की वजह से। और उनके वर्ड्स में सैडनेस दिखती है और वो बोलते हैं कि जो भी उनके साथ चल रहा है इसकी वजह से वो अकेले अपने रूम में रोते रहते हैं।
नेक्स्ट डायरी एंट्री होती है उनकी 7 अगस्त संडे की। कॉल हुए कन्वर्सेशन कर रहे हैं डॉक्टर बेंजामिन से, जो कि उनकी पहली स्टे के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बेंजामिन बोलते हैं कि तुम क्यों गए टेरेस पॉलिस पे। टेरेस पॉलिस एक जगह है जहाँ पे कोलो गए थे अपने पेरेंट्स के मना करने के बाद भी। एक एजलेस यूथ प्ले देखने गए थे जो कि बहुत हार्मलेस थी, बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी कोलो को एज अ राइटर और एज एक्टर थी। और डॉक्टर को लगा था ये इसलिए ये गए हैं जिससे वो दिखा सकें कुछ अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स की नहीं बात मानना चाहते थे इसलिए गए थे वो, एज अ एक्ट ऑफ डिफाइंस था उनके लिए। डॉक्टर बेंजामिन बोलते तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुमने ये लिखा है वो लिखा है, तुम कुछ नहीं हो, तुम एक नॉर्मल पर्सन हो। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स इनको देने पड़ेंगे, इसको हमें इंसुलिन देनी पड़ेगी जिससे ये अपने आप को बड़ा आदमी या कुछ बहुत बड़ी चीज़ या तोप सोचना बंद कर दे और ओबीडियंट बन जाए। अब नेक्स्ट सारी एंट्री वो लिखते हैं 14 अगस्त फादर्स डे के दिन। तो कॉलो एक बहुत लंबी पोम लिखते हैं फादर्स डे पे, अपनी मेमोरीज लिखते हैं अपने फादर के साथ। पोम जब स्टार्ट होती है वो पहले एक्सप्रेस करते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है, यहाँ पे पेन और बेट्रेयल फील हो रहा है अपने फादर से। पोम में पहले ग्रीट करते हैं अपने फादर को, बोलते हैं कि वो कुछ नहीं दे सकते अपने फादर को क्योंकि उनका फादर जो भी देते हैं या कुछ भी ट्रीट करते हैं अच्छा भी क्यों, और बट उनके फादर को समझ नहीं पाते क्योंकि उनके फादर का हार्ट उनके लिए क्लोज्ड है और बहुत बिटर है उनके फादर। वो अपने फादर को डिस्क्राइब करते हैं एज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट मैन, और वो उनके फादर बहुत सैड फील कर रहे हैं और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं क्योंकि कॉलो असाइलम में है फादर्स डे के दिन। कॉलो को लगता है कि जो भी करते हैं लाइफ में बस उनके फादर को हर चीज़ से उनकी पेन होता है और बस और कुछ नहीं पॉजिटिव मिलता उनके फादर को कॉलो से, बस सैडनेस एंगर और रिग्रेट ही मिलता है कॉलो से। ये शो करता है कि बहुत डीप रिग्रेट में है जो भी उन्होंने अभी तक किया है अपने पेरेंट्स की ना बात मान के, बट वो फ्रस्ट्रेटेड भी है कि उनके फादर ने उनको कभी अंडरस्टैंड नहीं किया। नेक्स्ट डायरी एंट्री वो लिखते हैं ट्यूसडे को 23 अगस्त को। ये नाइट है उनके बर्थडे से पहले ही। कॉलो इस असाइलम में 33 डेज़ हो गए उनको यहाँ पे रहते रहते, 9th फ्लोर पे हैं ना, उन्होंने अभी तक सन देखा है 33 डेज़ से, ना ही वो बाहर गए हैं। इसके बाद भी वो बोलते हैं मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अब होपलेस फील नहीं करूँगा। नेक्स्ट डायरी एंट्री लिखते हैं थर्सडे को जो कि 1 सितंबर है। टाइम चलता रहता है, कॉलो बहुत डर जाते हैं, उनको लगा था कि ये शॉर्ट स्टे है पहले की तरह, बट ये फियर उनको लग रहा है कि उनको कभी निकालेंगे नहीं, इसलिए वो नर्स को ऑबे करते जितने भी उनको लगता है कि अगर वो ऑबे करेंगे या कुछ भी उनकी बातें मानेंगे मे बी उनको जल्दी निकाल दिया जाए। बट थिंग्स वो लोग वर्स कर देते हैं उनके लिए कि उनकी गर्लफ्रेंड को अलाउड नहीं है उनसे मिलना, उनको अपना शेव करना पड़ रहा है, और उनका एक फ्रेंड है उसके लिए उनके लिए गन लाया था, बोलता अगर ज़्यादा चीज़ें हो जाए तो यूज़ कर लेना अपने आप पे। अब लास्ट 4 लाइन्स में क्या लिखते हैं, वो बोलते हैं कि वो सैड फील कर रहे हैं, डिफीटेड, उनमें अंदर फीलिंग आ रही डिफीटेड वाली, बट वो करेज रखेंगे अपने अंदर, हिम्मत रखेंगे, फाइट करते रहेंगे और फिर से स्टार्ट फ्रेश करेंगे। वो अभी भी होपफुल हैं कि उनके साथ कोई अच्छा हो सकता है लाइफ में, वो ये फीलिंग कभी गिव अप नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारी शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है, बट मेन जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए थीम्स वो तो बच ही गई है। ऐसे पावर ऑफ माइंड, अगर वो बोलते हैं कि जैसे अगर उन्होंने थोड़ा माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया स्काई की ब्यूटी पे फोकस करके या फिर दूसरे लोगों पे फोकस करके, तो थोड़ा उन्हें काम फील होता था मेंटल इंस्टीट्यूशन में। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, इसका मतलब जो राइटिंग है वो कॉलो के लिए बहुत पावरफुल टूल है इमोशंस और थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए। वो स्टोरीज पोम्स लिखते हुए बहुत खुश होते थे इस इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कनेक्शन रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में मिला था जैसे कि फ्लैवियो, जिससे उनको बहुत कंफर्ट मिला था और यहाँ पे रहने में थोड़ा सा ईजीनेस हो गई थी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
तो यहाँ तक देख लीजिए, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं ये PDF। और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।